प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट पंजाब बेस्ड श्री गुरप्रीत सिंह संधू जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका प्रारब्ध पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर मेरे को मौका दिया है अपने चैनल पे अपनी बात रखने का। जी दर्शकों, थोड़ा सा संक्षिप्त हम परिचय देना चाहेंगे। संधू जी का जो एक अनुभव है, 25-30 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, पंजाब बेस्ड है। आप केसरी विरासत नाम का आपका अखबार भी है, वो डिजिटल फॉर्म में भी है, यूट्यूब चैनल भी है। और पंजाब के बारे में जो सत्य घटनाएं, जो सारी सही बातें जो कई बार हमें पता नहीं चलती हैं केजरीवाल की सरकार के चक्कर में, तो वो हम गुरप्रीत सिंह जी के केसरी विरासत के माध्यम से जान सकते हैं। आपको जरूर विजिट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में अकाल तख्त ने कुछ निर्देश जारी किए हैं। भगवंत मान के कुछ वीडियोस आए हैं और कोई एआई बता रहा है, पर अंततः बता दिया गया है कि वह रियल ही है। उसकी कोई घटिया हरकतें हैं, मैं उन हरकतों का चित्रण या उसके बारे में नहीं बताऊंगा, वो आप नेट पर स्वयं देख लें, क्योंकि बहुत ही कहने में भी अजीब लगता है जिस प्रकार की हरकतें वो भगवंत मान के माध्यम से की गई। पर धर्म की बेइज्जती की है या जो भी उसने किया है, जो भी एक मतलब एक दुष्चरित्र आदमी जो कर सकता है वह उसने किया है। तो हम सर से जानना चाहेंगे, गुरप्रीत सर से, कि सर घटना क्या है और इस घटना का राजनीति पर तो बाद में असर होगा, वहां के समाज पर, हमारे सिखों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पहले ये जानने का प्रयास करें गुरप्रीत सर। एक्चुअली क्या है कि ये भगवंत मान का अभी ताजा वीडियो नहीं है, ये कुछ साल पहले का है और विदेश का है। और ये सबसे पहले जो डिस्क्लोज हुआ कि कैसी कैसी हरकतें हो रही थी, ये उसका एक अपने आप को समझता कि पीए की तरह मैं काम करता, इसका खास दोस्त था जगमान समरा। एक्चुअली उसने एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे डाला था और उसके खिलाफ भगवंत मान सरकार ने एक एफआईआर दर्ज किया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये एआई से जनरेटेड है, ये ओरिजिनल नहीं है। लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था कि ये भगवंत मान नहीं है। तो एफआईआर हुई। उसके बाद जो जगमान समरा है उसने कनाडा की एक लेबोरेटरी से इसका टेस्ट करवा के उसकी बकायदा रिपोर्ट साथ में लगाई। अपने आप को कहा कि मैं निर्दोष हूं क्योंकि ये पायरेटेड नहीं है, ये एआई से जनरेटेड नहीं है। तो बात ऐसे चलती गई, एफआईआर तो कैंसिल नहीं हुई। लेकिन उसके बाद ये अकाल तख्त साहब जो है, क्योंकि यहाँ भी सियासत भी चल रही है और साथ में ये धार्मिक वो भी था, गुनाह भी था इसका, तो इसकी वजह से अकाल तख्त के जथेदार साहब ने उससे जगमान समरा के साथ जो कांटेक्ट किया, शायद क्या जगमान समरा तो यही बता रहे हैं कि जब अकाल तख्त के जथेदार साहब ने या सिख नेताओं ने उनके साथ संपर्क किया तो उसने ये उनको बताया स्पष्ट तौर पे कि ये ऐसे ऐसे रिपोर्ट हुई है। तो लेकिन आगे इसको चाहिए कि इसकी दोबारा जो भारत में कोई लेबोरेटरी है वहां से अगर इसका टेस्ट हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके बाद अकाल तख्त के जथेदार साहब ने आदेश जो दिया, उसके हिसाब से 2 लेबोरेटरीज में, भारत की 2 लेबोरेटरीज को भेजा गया इसको कि इसका टेस्ट करके बताइए कि क्या ये पायरेटेड है, एआई से जनरेटेड है, क्या है। तो उसकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में ये आया है कि ये एआई से जनरेटेड नहीं है, इसमें कुछ भी तब्दीली नहीं की गई है। तो उसके बाद जो इनके मीडिया पर्सन हैं, कुछ लोग पुराने पत्रकार हैं इनके साथ जुड़े हुए, उन्होंने ये बयान आए, उन्होंने जो आदेश हुआ अकाल तख्त से वो भी आपको बताता हूँ। तो जब आदेश हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया कि जी इसमें वीडियो में ये तो बताया ही नहीं गया है कि ये भगवंत मान है कि नहीं है, इसकी तो जांच ही नहीं हुई है। तो लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि भाई जब ओरिजिनल है, और आज तक सरकार ने भी अपनी एफआईआर में ये सवाल नहीं उठाया कि ये किसी दूसरे की है, भगवंत मान की ही नहीं है। वहां तो कहा गया था कि भगवंत मान जी की छवि को खराब करने के लिए ये ऐसा पायरेटेड एआई से जनरेटेड वीडियो तैयार किया गया। तो अब वहां आके ये बात फंस गई है। तो अब आदेश क्या है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो आदेश ये है, उसमें ये कहा गया है कि ये जो भगवंत मान है ये पंथ का, सिखिज्म का दुखी है, गुनाहगार है, ये उसके खिलाफ साजिशें रच रहा है। और साथ ही साथ 2 मुद्दे आए, एक तो इसका वीडियो का मुद्दा है और दूसरा साथ ही साथ जो पंजाब में जो कानून बनाया है इन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, जो बेअदबी के खिलाफ
उसको रोकने के लिए कानून बनाया। तो उस कानून में इन्होंने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है या अकाल तख्त साहब है, उनके साथ कोई मशवरा नहीं किया। तो उनके भी इतराज हैं, उसमें बहुत सी शब्दावली है। और आपको ये बता दें कि ये कानून लागू होते ही जो आम सिख है, क्योंकि उसमें ये ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई कस्टोडियन है, कस्टोडियन मतलब किसी ने गुरु ग्रंथ साहब की बानी का उसका गुटका भी घर में रखा हुआ है या गुरु ग्रंथ साहब भी घर में रखा हुआ है, अगर उसकी कोई अंग फटा मिल जाता है, उसकी बेअदबी हो जाती है, कोई आरोप लगा देता है कि इसमें यहाँ बेअदबी हुई है, तो जो उसका कस्टोडियन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ भी FIR होगी, उसको भी बराबर का आरोपी माना जाएगा। तो ये बहुत खतरनाक बात है। उसके बाद बहुत से लोग हैं जिन्होंने घर में रखे हुए थे, क्योंकि लोगों का मानना है कि घर में रखे रखे बहुत कई साल बीत जाते हैं, तो उसमें क्योंकि पेपर है उसमें लगा हुआ गुटखा साहब में बानी में, तो अगर पेपर है वो गल जाता है या खराब हो जाता है। पहले क्या था कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसको एक यहाँ प्रक्रिया थी, कुछ साधु संत थे जो बानी के गुटके जैसे स्वरूप जो नहीं अब पढ़ने के काबिल है उनको वहां दे देते और उनका वो संस्कार कर देते थे। लेकिन अब लोगों को हुआ कि ये ना हो कि हमारे घर में पड़ा है गुरबानी और यहाँ थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ हो किसी पेज को और कोई अपना ही बीच में से आदमी हो आने जाने वाला, वो कह देगा जी मेरी तो भावनाएं आहत हुई हैं, ये तो बेअदबी हुई है, तो वो उसमें ना आ जाए। और इसके अंदर आके लाखों लोगों ने अपनी जो बानी के गुटके है जो है वो अपने घरों से निकाल दिए। सबसे बड़ी ये बात है। तो इसी के कारण ये 2 आदेश हुए हैं। पहला तो भगवंत मान को आरोपी करार दिया गया है, ये पंथ के खिलाफ साजिश करने वाला ऐसा बताया गया है। तो जो दूसरी है उसमें ये पूरी की पूरी जो कैबिनेट है भगवंत मान और जो कैबिनेट के जो सिख चेहरे हैं उनको वहां अकाल तख्त साहब पे तलब किया गया है कि आप यहाँ आके स्पष्टीकरण दें कि आपके रहते हुए ऐसा नुक्शदार जो खराब कानून है वो कैसे बन गया, इसके ऊपर आके हमें बताइए। और यहाँ तक अकाल तख्त की बात है, मैं आपको साफ बता देता हूँ कि ये कई दहाकों से तक मैं कह सकता हूँ सदियों से अकाल तख्त एक ऐसी संस्था बन चुका है जो केंद्रीय स्थान है, जिसको जहाँ के जो आदेश हैं, क्योंकि वहां का जो आदेश है पहले जो अकाल बुंगा जो शुरू में बनाया था वो छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद पातशाही जी ने बनाया था। तो उन्होंने बनाया हुआ उन्होंने इनका नाम अकाल बुंगा रखा। उसके बाद ऐसा ऐसा जब ये तख्त के रूप में बने 5 तख्त और बने ऐसा ऐसा पंजाब में, और ये अकाल तख्त साहब उसको कहना शुरू कर दिया गया। और वहां एक पहले तो होता था उसको सरबत खालसा बोलते थे, जितने भी संप्रदाय थी, जितने भी निहंग सिंह जथेबंदियां थी, वो सभी मिलके एक फैसला करते थे, उसमें एक जथेदार चुनते थे ताकि वो अकाल तख्त साहब का जो काम देखने वाला है, जो पूरी निगरानी रखनी है पंथ के ऊपर, सिखों के ऊपर, वो वहां से वो व्यक्ति रख सके। तो उसको जथेदार को वहां नियुक्त किया जाता है और 5 तख्त के भी जो जथेदार वो नियुक्त होते हैं। जो 5 सिखों का जहां प्रबंध है कि 5 प्रधानी हमें कहते हैं, तो उसमें 5 लोगों के गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अमृत छकाया था तो भी 5 प्यारे ही चुने थे। उससे पहले जिन लोगों को काशी जी भेजा था विद्या हासिल करने के लिए, संस्कृत सीखने के लिए, वो भी 5 ही थे। तो यहाँ जो माना गया है कि 5 को गुरु जी की विशेष मानता है, इसलिए 5 सिंह साहबान जो भी मिलके फैसला करते हैं अकाल तख्त के जथेदार की अगुवाई में, उसको माना जाता है कि पूरे पंथ पे हर सिख पे वो लागू होता है। जी, तो ये तो आपने बताया कि कैबिनेट को बुलाया गया है, तो इस पे चूंकि अकाल तख्त जो है हर सिख पर लागू है और ठीक है, इसका एक धार्मिक पहलू है और उस पे हमें लगता है कि जो उचित न्याय वो करेंगे धर्म हेतु, वो बिल्कुल करेंगे। राजनीति पर क्या असर है इसका? क्या इनको यह लगता है कि क्या ये जो करंट पार्टी है आम आदमी पार्टी जो पंजाब पर रूल कर रही है, ये सिख धर्म को उतना उचित सम्मान नहीं दे रही है, या एक जो इसके माध्यम से जो खालिस्तानी एजेंट भी आ जाते हैं पंजाब में, उनकी भी हरकतें हमें दिखती हैं, या ड्रग्स का भी मामला है, तो इन सब पर भी क्या इनकी कुछ राय है? और क्या ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को भी दोषी मानते हैं, या ये सिर्फ बात सिर्फ भगवंत मान तक और जो हमारे सिख कैबिनेट जो सिख लोग हैं जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उन्हीं तक लागू रहती है? जी, बड़ा दिलचस्प आपका सवाल है। एक्चुअली में क्या है कि मैं बात भगवंत मान की करूंगा, वैसे तो भगवंत मान के ऊपर ही है, केजरीवाल का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये धार्मिक जो है वो मुद्दा है।
हालांकि इसके साथ हमारी पॉलिटिक्स भी जुड़ जाती है, क्यों हमारे यहाँ ये अब माना गया है, अब यही शुरू किया, सबको विश्वास हो गया है कि हमारी धर्म और राजनीति एक ही मंच पे चलती है। तो भगवंत मान की मैं बात करूंगा पहले। दरअसल में एक बड़ी दिलचस्प बात हमारे दर्शकों को लगेगी, अच्छा लगेगा जानने में, कि भगवंत मान है ये बेसिकली कोई सिख फैमिली नहीं है। वो सिख फेस के तौर पे नहीं जाने जाते थे आज तक। वो एक कॉमेडी कलाकार थे, उनको अलग अलग तरीके की भूमिकाएं वो करनी होती थी। तो उसमें वो सर पे उन्होंने बाल भी नहीं रखे और दाढ़ी भी जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ाते थे, काट के रखते थे, और उसके बाद वो खुले थे। ऐसे जो लोग हैं उनके ऊपर कोई धार्मिक जो चीज है वो लागू नहीं होती। और उनके नाम में कभी भी हमने ये नहीं सुना था आज तक कि उनके नाम में सिंह भी लगता है। वो भगवंत सिंह है। तो उन्होंने भगवंत मान के नाम पे ही वो सारा काम अपना चलाते आ रहे थे। तो जब अमृतधारी नहीं है, अमृतधारी नहीं है, अमृतधारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, केसाधारी भी नहीं है वो, खाली पगड़ी बांध दो। तो लेकिन फिर भी क्योंकि सिख फैमिली से हैं, उनके पिताजी सिख थे, तो इसके लिए वो अपने आप को ये माना जाता है कि सिख फैमिली का जो बच्चा है उसको सिख माना जाता है। लेकिन वो क्योंकि यहाँ मार्क्सवाद का भी काफी असर है, खासतौर पे जो संगरूर है, बरनाला है, उस इलाके के रहने वाले लोग हैं, ये मार्क्सवाद से प्रेरित है। और हमारे यहाँ पंजाब में वैसे भी देखेंगे आप, वो अगर बड़े बुजुर्ग हैं वो सिख हैं, केसाधारी हैं, साथ में अमरधारी भी हैं, लेकिन उनकी जो औलाद रहेगी वो जरूरी नहीं है। वो तो आज के बाबूजी हैं, नए नए फैशन में जो है वो लेके उसको चलते हैं, तो वो उनके जमाने की हवा लग चुकी रहती है। लेकिन फिर भी उनको सिख फैमिली का माना जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गुरबानी के साथ जुड़े रहते हैं, वो गुरुद्वारा के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए जो गुरुद्वारा के साथ जुड़ा रहता है उसको भी सिख मान लेते हैं, और जो केसाधारी होता है उसको भी सिख मान लेते हैं, अमरधारी तो है ही सिख। तो भगवंत मान की एक बात है, मुख्यमंत्री बनने तक भगवंत सिंह मान कभी किसी के नाम से, किसी की जुबान से सुना नहीं था किसी ने। लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो मेरे को लगता है इसके पीछे बहुत बड़ी कुछ सियासी मंशा है, क्योंकि सिख जहाँ संख्यक हैं जहाँ पंजाब में, तो उनको ध्यान में रखते हुए इन्हीं के अपने साथियों ने भगवंत सिंह मान कहना शुरू किया, और इनके नाम में सिंह शब्द जो है पहली बार सुना। तो मैं तो कई बार ये कई मंचों के ऊपर कह भी चुका हूँ कि भाई जब वो अपने आप को सिंह नहीं लिखते हैं, भगवंत मान ही लिखते हैं, तो आप उनको जबरदस्ती सिंह मान क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मेरे को लगता है आज वही जो उनके चमचों ने जो उनको सिंह शब्द लगाया और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की, और उन्होंने कार्रवाई भी ऐसी की जो उनको लगता था कि शायद जो अकाली दल का वोट बैंक है वो उनको खींचेंगे, सिख वोट बैंक जो अकाली दल का बेस है उसको अपनी तरफ खींच लेंगे। तो उन्होंने एक तो ये ऐसे पेश करना शुरू किया ऐसी बातों को, जब अकाल तख्त से भी कोई बात हुई या श्रोमणी कमेटी के प्रधान ने बात की तो उसने ये कहा कि ये बादलों के बंदे हैं, बादलों के जो स्टेप हैं ये अपनी इसलिए बात कर रहे हैं। तो उन्होंने आप खुद ही अपने खिलाफ जो है वो जो सिख संस्थाएं हैं उनको खड़ा किया है भगवंत मान जी ने, क्योंकि उन्होंने इन मुद्दों को बहुत जोरदार ढंग से लिया है। अब क्या है कि अब जैसे अब ये नया है कानून बनाने का मुद्दा है, कानून बनाने में ये समझा जाता है आप किसी भी सरकारी तंत्र में चले जाओ, चाहे दूरदर्शन में चले जाओ, कोई किसी मीडिया में चले जाओ, ये माना जाता है कि अगर आपने सिखिज्म के ऊपर कोई लेक्चर करना है, कोई बात करनी है, तो उस बात को पहले श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अप्रूव कराना चाहिए, ताकि ये ना हो कि आप कुछ ऐसी बात बोल दो कि फिर जो वहां कोई ना कोई बवेला मच जाए। तो लेकिन भगवंत मान जी ने इतना बड़ा कानून बनाते वक्त भी जो संस्थाएं हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, भले उसके पीछे कोई हो, इस बात से हम भी इनकार नहीं करते, क्योंकि वहां बादल दल का ही है सारा प्रभाव। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि जो चुनिंदा है, जो सारा सभी गुरुद्वारों का ऐतिहासिक गुरुद्वारों का प्रबंध चला रही है, जो सिख पंथ की और भी एक्टिविटी में शामिल होती है, तो आप उनको संस्थाओं को या कम से कम अकाल तख्त साहब को तो बीच में लेना चाहिए था कि भाई ये सिखिज्म के ऊपर कानून बन रहा है, इसमें ये हम प्रावधान लेके आ रहे हैं, इसके बारे में आप अपना बताइए। और देखिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रधान है वो खुद एडवोकेट है हरजिंदर सिंह धामी। वो उनका भी इतराज है कि उनको पहले इन्होंने भेजा कि हम कानून बना रहे हैं, वो उनको खरड़ा पूरा ने भेजा तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, उन्होंने स्वागत कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उसमें तो ये त्रुटियां हैं, तो अब वो विरोध कर रहे हैं, तो उनको बोल रहे हैं कि ये आपने तो पहले किया नहीं था।
तो मेरे को लगता है भगवंत मान जी कहीं ना कहीं जो ये नीति है ना, इसके पीछे सिख मानसिकता में अपनी जगह बनाने की है। लेकिन ये जो जी। वीडियो है, ये उनके एक खासम खास व्यक्ति ने जो उसके साथ रहा है, वो तो और भी बातें बहुत बता रहे हैं जो यहाँ मेरे को लगता है कि कहने की जरूरत नहीं है। तो साथ ही में ये जो वीडियो है, इसमें अकाल तख्त से जथेदार साहब ने इतराज बताया है। वो जो वीडियो क्लिप सामने आ रहा है, उसमें कहते थे एक दो से ज्यादा है वो क्लिप, लेकिन उसमें है कि जैसे 10 गुरु साहिबान की एक तस्वीर लगी हुई है, वो पैग उस व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहा है और शराब लेके वो ऐसे उनको चीयर्स बोल रहा है और वहां छींटे दे रहा है। और बाद में बोलते हैं जो हमारे संत जरनैल सिंह भिंडरा वाले हैं, उनके आप पक्ष में हो या ना हो, लेकिन बात यह है कि अगर उनकी वहां तस्वीर लगी हुई है या कुछ स्टैच्यू लगा है, या वहां आप अगर आप पेशाब करते हो उसकी तरफ या कोई ऐसा करते हो ज्यादा नशे में, तो उसका मतलब ये है कि आपके जो शराब है उसने आपका ढक्कन खोल दिया है। आपने बोतल का ढक्कन नहीं खोला, उसने आपका ढक्कन खोल दिया है। आपके जो अंदर का जो है शैतान है वो खुल के सामने आ गया है। तो वहां से पता चलता है कि सिखिज्म के ऊपर, सिख गुरु साहबान के बारे में भगवंत मान जी की मानसिकता क्या है। और मैं अभी वहां सुन रहा था जगमान समरा का, वो तो ये बता रहे थे कि ये जब रूम में होते थे 4 बजे ही इनका शराब का आवाज आ जाती, बताओ यार क्या है, कौन सी पड़ी है तेरी गाड़ी में शराब। तो जो भी लाते थे कहते वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, वैसे तो सब जो पैक लगाने वाले उनको पता है कि थोड़ा बर्फ डालते हैं, थोड़ा पैक डाल के छोटा सा 30 ml, आप शहरी लोग हैं आप तो लेते होंगे तो 30 ml लेते होंगे। हमारे पंजाब में 60 ले लेते हैं, 60 ले लेते हैं, बीच में पानी है, बर्फ डाल के, सोडा डाल के अपनी मर्जी के हिसाब से पीते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि भगवंत मान जी तो इतने बड़े शराबी हैं कि वो बोतल को ही मुंह लगा लेते, पी के फिर एकदम उनको सेंसलेस हो जाना, तो फिर उन्होंने ऊट पटांग ऐसी हरकतें करते थे। ये उनका उन पर तो सर मोदी जी ने भी एक बार कटाक्ष किया था संसद में। हाँ बिल्कुल, संसद में भी बहुत से संसद में सांसदों ने कहा कि भाई मुझे इनके बगल से हटा दो, बहुत बदबू आती। और फिर विधानसभा में भी उनके कुछ स्पीचेस थी जहां लग रहा था कि हाँ भाई बस, लेकिन उन्होंने तो सर अपनी माता जी की कसम भी खाई थी कि मैं नहीं पीऊंगा, केजरीवाल ने दिलाई थी। अपनी माँ की सौगंध खा चुके हैं, लेकिन उसके बाद में फिर वही हरकतें हैं। बहुत से इनके लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें ऐसे वीडियो क्लिप्स भी बहुत आते रहे हैं। लेकिन अभी भी पीछे तो विधानसभा में हो गया था, वो सभी कह रहे थे कि होगा ये, इनका टेस्ट करवाना चाहिए, उन्होंने भी कोई जवाब दिए बगैर वो विधानसभा से बाहर चले गए। तो 10-15 मिनट के बाद आ गए, कहने लगे मेरा तो बीपी हाई हो गया था। लेकिन वहां पे जो ऑपोजिशन के लीडर है, कांग्रेस नेता, उन्होंने कहा था कि ये कोई ना कोई मेडिसिन, कोई ना कोई दवाई लेके आए हैं जिससे इनको उतर जाए शराब। लेकिन इन्होंने शराब बहुत ज्यादा पी हुई थी। लेकिन किसी ने ये नहीं हिम्मत की, क्योंकि सरकार उनकी है, तो किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई इनका टेस्ट करवा लिया जाए। हालांकि ओपोजिशन वाले ये भी कहते रहे हैं कि भाई सभी लोगों का टेस्ट करवा लो, खाली भगवंत मान का मत करवाओ, पूरे कैबिनेट का टेस्ट करवा लो, पता चल जाएगा डोप टेस्ट में कि कौन कितनी पीता है, नहीं पीता, किसने पिया किसने नहीं पिया। जी सर, इनकी वजह से तो मुझे लग रहा है पूरे पंजाब का बीपी हाई हो रखा है। तो वहां की अभी राजनीति का क्या है, क्या हालात हैं पिछले 4 साल 5 साल पे? मैं आपसे बात भी करना चाह रहा था, कह रही मुद्दा तो है भगवंत मान का, पर बात तो पंजाब की जनता की है। तो क्या हाल बना रखा है इसने पंजाब का सर, इसने और केजरीवाल ने मिलके? जी देखिए, दरअसल एक काम इन्होंने जो सब लोगों को लगता है अच्छा किया है, हालांकि मैं खुद नहीं उसको बोलूंगा कि अच्छा किया है, लेकिन लोग जो मानते हैं, हमारे महिलाएं मानते हैं, बुजुर्ग लोग मानते हैं, वो अच्छा किया, हमारे बिजली के बिल माफ कर दिए। उसके अलावा क्या अच्छा किया है वो मैं ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं। अभी फ्लेक्स बोर्ड लग रहे हैं बड़े बड़े। इनका ये है कि जो ये आज तक प्रकाश सिंह बादल जी को या दूसरे नेताओं को टारगेट पे लेते थे कि आप हर चीज के ऊपर तस्वीर लगा लेते हो। आप ये पहले तो बोरी के ऊपर जो है उसके ऊपर तस्वीर लगती थी बादल जी की, जो राशन आता था। इसमें तो जो छोटे छोटे पैकेट हैं उनके ऊपर भी लगना शुरू हो गया। और यहाँ जो स्कीमें हैं इनकी, जैसे अभी बोल रहे हैं 10 लाख वाली स्कीम है, 10 लाख मिलेगा जी हर परिवार को। हर परिवार को मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें शर्तें हैं बहुत सारी, वो तो अलग बात है। और वो 10 लाख रुपए हर परिवार को देंगे? 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए हर परिवार? 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। अच्छा, बोल रहे हैं 5 लाख रुपया जो हेल्थ इंश्योरेंस है, 5 लाख रुपए का तो वो हमारा आयुष्मान कार्ड के ऊपर है। वो बोल रहे हैं 5 लाख हम और देंगे, 10 लाख रुपए का आपको इलाज हो जाएगा।
उसके कार्ड भी बनवाए हैं, फॉर्म भरवाए हैं। उसमें तो लोगों को लगता है कि हाँ सब बहुत अच्छा सरकार कर रही है, लेकिन उसी की रिपोर्टें आ रही हैं कि भाई कार्ड तो चल नहीं रहे हैं बहुत बहुत सी जगह पे। जिन लोगों ने बनाए थे वो लोग मीडिया पे, सोशल मीडिया पे भरी पड़ी वो आके बोल रहे हैं कि हमने कार्ड बनवाए लोगों के, हमारा ही कार्ड नहीं चल रहा है, तो हम दूसरे को क्या बोलेंगे। वो सोच रहे हैं कि हमने शायद बुद्धू बनाया, इनके पीछे लाके लोगों को बुद्ध बना रहे हैं काम। तो मतलब प्रचार ज्यादा है और फर्जीवाड़ा ज्यादा है, फर्जीवाड़ा ज्यादा है। और लॉ एंड ऑर्डर कैसा है सर? लोग समझते हैं जी, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? अब ज्यादा लोगों का यही मानना है कि भाई फर्जीवाड़ा हो गया। अब तो लोग अपने आप को ठगे ठगे महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने इनको वोट दिया था ये मान के कि ये बहुत अच्छी बातें करते हैं, और ये जो बातें कर रहे थे, जो कह रहे थे कि ये गलत है, ये गलत है, उसी को आप खुद ही कर रहे हैं। आप दूर मत जाना। सबसे बड़ी बात जो बोली जा रही थी उस वक्त, किसान आंदोलन भी चल रहा था, तो इन्होंने ये कहा कि जो पंजाब की सरकार है उसको चाहिए कि जो फसलें हैं उनके ऊपर, जो बाकी रहती फसलें हैं, गेहूं है और चावल है, उसके अलावा जो भी फसलें हैं उसके ऊपर, जो सब्जियां हैं उसके ऊपर एमएसपी देना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को देना चाहिए। जब आया बात इनका, जब इनके पास सत्ता आ गई, ये बोल रहे थे कि हम आते ही हम 1 मिनट में, इनके तो एक मैडम है एमएलए, अब तो उसको आगे टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसका वीडियो बहुत जबरदस्त था। उसने कहा 5 मिनट में हम एमएसपी देंगे, लेकिन वो 5 मिनट 5 साल में भी पूरे नहीं हुए। और उसके बाद आज भगवंत मान जी को अगर कुछ टीवी चैनलों पे इंटरव्यू किया गया, उन्होंने कहा कि आप एमएसपी क्यों नहीं देते, तो आगे से कहते हैं कि आप जानते हो क्या स्टेट दे सकती है एमएसपी? अब तो दे ही नहीं सकते। अब स्टेट अगर दे नहीं सकती तो तब 5 साल पहले कैसे दे सकती थी? तब आपके समूह से बोल रहे थे। इसका मतलब ये है कि जा तो आपने तब तक काम नहीं किया था, आप सिस्टम को जानते नहीं थे, इसलिए आप भी आम लोगों की तरह जो भी मुंह में आया वो बोलते जा रहे थे, और आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते जा रहे थे कि लोग भी इसके ऊपर विश्वास करते जा रहे थे। और आज जब आपने देख लिया तो आप वहां से घूम रहे हो। और यहाँ तक ये बात, ये मैंने पिछली भी बार भी आपसे बात करते हुए बताया था कि यहाँ जो कर्ज है यहाँ बढ़ता ही जा रहा है। पहले 2 लाख करोड़ का शायद 4 लाख करोड़ को भी पार कर गया। अब लोन लेके, स्टेट के नाम पे लोन लेके अब वहां से स्कीमें चलाई जा रही हैं। और ये नई स्कीम अभी बोल रहे हैं, जो महिलाओं को बोल रहे थे कि ये 1000 और 1500 रुपए कह रहे हैं हमने देना है, अभी शुरू तो नहीं हो पाई, उसके ऊपर रोक लगी है। लेकिन लोगों का मानना है अगर शुरू भी करनी हुई इन्होंने वोट लेने के लिए, हो सकता है बिल्कुल करीब जाके कर दें, क्योंकि वैसे तो फरवरी में लिखा है, जो पंजाब का चुनाव है फरवरी में ड्यू होगा। लेकिन केजरीवाल जी खुद ही गत दिनों उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे हैं जी सभी तैयारियां कर लो क्योंकि नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। अगर नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं फिर तो ज्यादा 3-4 महीने का वक्त है। तो 3-4 महीने में जब वीडियो आ गया, अब ये ऐसा भगवंत मान के ऊपर आते हैं, जब ये नई ये ऐसी वीडियो आई है, वायरल हो रही है, तो जो ये कोशिश कर रहे थे सिख सेंटीमेंट्स को अपनी तरफ करने की, बादलों के खिलाफ जो भड़का हुआ है, जो अभी तक वो अच्छे से नहीं ठीक बैठ पा रहा, तो विश्वास लोगों का, उसको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश में जो कुछ किया गया है भगवंत मान और की टीम के द्वारा, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं वो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि कल ही मैं संदीप भाई थोड़ा मिला था किसी को इंटेलिजेंस वाले को, तो उससे थोड़ी बात हुई। मैंने कहा यार क्या कैसे सरकार बना रहे हो फिर आम आदमी पार्टी की दोबारा? तो वो बोला मुश्किल है, अभी तो कुछ नहीं कहना। मैंने कहा कितनी 25-30 सीट आ जाएगी? तो बोले कहा नहीं, लगता है कम ही है। मतलब है वो 20 सीट भी मेरे को लगता है, ऐसे चर्चा है कि शायद आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो 20-22 सीट से ज्यादा इसको मिलने वाला नहीं है। और आगे कितना डेंट पड़ेगा, अभी जो अकाल तख्त साहब ने कैबिनेट को बुलाया है वहां से क्या फैसले आते हैं, तो उसको भी देखना जरूरी है। और उसको उसमें लोगों को फिर कितना ये भरमा पाते हैं कि भाई ये तो बादल दल के हैं, ये सियासी तौर पे हमें खराब करना चाहते हैं, तो उस विश्वास के ऊपर कितने लोगों को अपने साथ जुड़े रखते हैं, इसके ऊपर फैसला हो जाएगा कि आने वाले समय में वोटर किधर जाएगा। जी, एक सर सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आज की चर्चा तो थोड़ी लंबी हो गई, भगवंत मान, जो एक जनता के लिए जो सबसे बड़ी चीज होती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, सुरक्षित महसूस करें। कई सारी टुकड़ों में खबरें आती हैं कि कई हत्याएं होती हैं, कई माफियागिरी चल रही है,
तो ओवरऑल ऑन मतलब बस मैं आपसे बस आज के लिए तो फिलहाल ये एक मेरा आखिरी सवाल है। भविष्य में हम पंजाब की राजनीति पर आपसे चाहेंगे कि आपसे लगातार हम बात करें, जानते रहें, समझते रहें क्या फॉलोअप्स हो रहे हैं। ओवरऑल जनता का सुरक्षा व्यवस्था का क्या सीन है सर, वहां पे मतलब पंजाब में कैसा महसूस होता है? देखिए, फिलहाल तो अभी ताजा ताजा तो कोई ऐसी ज्यादा बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन हम्म, जो गत दिनों जो घटनाएं हो चुकी हैं, जैसा आतंकवाद ने कोशिश की है हम्म, कदम उठाने की, कुछ घटनाएं जो रेलवे ट्रैक के ऊपर हुई या दूसरा तीसरा काम हुआ, पहले हम्म, भाजपा कार्यालय है चंडीगढ़ में, वहां धमाका करने की कोशिश की। तो उसे लगता है कि आईएसआई जो है वो हम्म, दोबारा सरगर्म तो है, लेकिन बात यह है कि पंजाब सरकार है या केंद्र सरकार है, किसने ये इसकी जिम्मेवारी लेनी है? तो ये उसको फैसला कर लेना चाहिए। ये एक दूसरे के पाले में बॉल को फेंकते जाते हैं, हम्म, क्योंकि गत दिनों जब ये अटैक हुआ था, तो जो हमारे डीजीपी हैं पंजाब के, वो तो कह रहे थे ये आईएस की साजिश है, आईएसआई वगैरह पीछे है, वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो हम्म, दूसरी तरफ है, भगवंत मान जी कह रहे थे बीजेपी वालों ने करवाया। तो कहने का ये मतलब है कि इतना अगर गैर जिम्मेवाराना बयान देते रहे, भले वो हम्म, नशे में दिया हो चाहे नशे के बगैर दिया हो, लोगों को ये हम्म, नहीं पता चलेगा, लोग इसको माफ नहीं करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मैं कहता हूँ जो प्रभाव बना हुआ था, चेहरे से नकाब आहिस्ता आहिस्ता उतरता जा रहा है, जो सच्चाई है वो सामने आई आ रही है। और जो सच में तब तक चुनाव तक जो सच में सामने आएगा, क्योंकि अभी हम आज फैसला फाइनली कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वोटर भी आज का फाइनल नहीं सोच पा रहा है। एक ही फैमिली में एक व्यक्ति का कहना कुछ और है, दूसरे का कहना और है, तीसरे का कहना कुछ और है। तो अभी समीकरण जो है वो सेट हो रहे हैं, आने वाले दिनों में जो घटनाएं घटेंगी, क्योंकि पंजाब का हमेशा यही माहौल रहा है कि पंजाब इमोशंस के ऊपर तैरता है। जैसा भी इमोशन, जैसी भी वेव आने वाले दिनों में बनेगी, उसी के हिसाब से फैसला होगा कि पंजाब में कौन आएगा। आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये ठोक बजा के नहीं कह सकती कि हाँ, मैं सत्ता में आने वाला। जी, सही बात है। आज के समय में थोड़ा सा बिखरा हुआ है और धीरे धीरे चुनाव के समीप आते आते ही क्लैरिटी आएगी वहां की स्थितियों के बारे में, वहां पंजाब के बारे में जितनी अंदरूनी बातें चल रही हैं, सही जानकारियां बड़ी मुश्किल से बाहर आती, मीन से मीडिया भी बात नहीं करता। तो गुरप्रीत सिंह संधू जी और केसरी विरासत के माध्यम से हमें पता चलता रहेगा और हम आपके साथ ये साझा करते रहेंगे दर्शकों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया यह वीडियो लाइक करें। पंजाब के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है, जो ये हमारा प्रयास है कि वह जानकारियां मिलें जो और कहीं नहीं मिल रही। तो कृपया ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाएं और कमेंट्स में अपनी राय आप हमें जरूर बताएं, जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर आपके क्या विचार हैं। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, केसरी विरासत गुरप्रीत सिंह संधू जी का चैनल और हमारा चैनल प्रारब्ध, और सब साझा ही है। और सर के जितने भी डिटेल्स हैं वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर करेंगे, आप उसको भी डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। तो गुरप्रीत सर, आज आपने हमें समय दिया, अपनी जानकारियां साझा की और बहुत सही तरीके से आराम से हमें डिटेल बताया। बहुत ये नहीं कि कई जो सनसनी फैला रहे इन घटनाओं पर, आपने एकदम, मुझे ये अच्छा लगा जानकर कि हाँ, आराम से जो बेसिक तथ्य हैं वो आपने सामने रखे और उनका जानना बड़ा जरूरी है कि हम इमोशन में न बह जाएं जो हम घटनाएं हो रही हैं। तो एक तथ्य परक बातें सुनने को मिली, ये मुझे भी आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत सर, आपने हमें समय दिया। इसी के सबका साथ नमस्कार, प्रणाम। धन्यवाद, जी, जिन्होंने इतने प्यार से मेरी बातों को सुना। जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।